हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। यहाँ पे हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक है, जिसमें हमारा चल रहा है भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें हम कर रहे हैं भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 4 अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। और दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, पीडीएफ रिलेटेड हेल्प चाहिए या कुछ भी आपको सजेशन चाहिए, तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। सिलेबस की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की, चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है, जो कि आज हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ पे आप लोग ऐसी एक बार जो है सिलेबस देख सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है। और जैसे कि मैं देख रही हूँ दृष्टि आईएएस पे जो ये बुक मेरी जो चल रही है, इस पर अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, तो उसके लिए थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, जितना हम लोग कर चुके थे उससे आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, हम नदियों की बात कर रहे थे अपवाह तंत्र में। तो नदियों की हमने बात कर ली, जो आपकी हिमालय की नदियाँ हैं उसकी बात कर ली, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उसकी बात कर ली, ठीक है। तो काफ़ी कुछ हम कर चुके। अभी जो हम जा रहे हैं इस वाले पार्ट में करने, वो है भारत की झीलें और जलप्रपात, राइट। तो देखिए, झील आपको पता है क्या होती है, जलप्रपात क्या होता है, नहीं पता तो चलिए पढ़ते हैं। तो जो झील है ना, जल का क्या है, स्थिर भाग है, मतलब रुकी हुई चीज़ है, ठीक है। मतलब जल इसमें बहता नहीं, जो चारों तरफ से क्या है, स्थलखंड से घिरा हुआ है, मतलब इधर 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 सब स्थलखंड है भारत में। कई जो है प्राकृतिक भी हैं, मानव निर्मित झील भी पाई जाती हैं, यानी कि जो हम बनाते हैं, और जो प्रकृति द्वारा पहले से ही बनी हुई है। मानव निर्मित झीलों में क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो बहुउद्देशीय परियोजना मतलब कि आपने कोई झील बनाई, उसी से आप बिजली भी पैदा कर रहे हैं, उसी पे आपने डैम बना दिया, उसी से आपकी एक वो बन रही है, क्या बोलते हैं, कोई नहर जा रही है सिंचाई के लिए, ऐसे करके, ठीक है। तो उसके अंतर्गत क्या है, बनाए गए जलाशयों को जो है सम्मिलित किया जाता है। मतलब देखिए, अगर आप कोई डैम बना देते हैं ना, तो उसके पीछे आप देखिएगा बहुत बड़ा जलाशय होता है, मतलब झील, मतलब तालाब जैसा हो जाता है, ठीक है। तो उसी से सारा काम चलता है। वही प्राकृतिक झील को जो है कई वर्गों में बांट दिया गया। अब प्राकृतिक झील में जो एक इसने लिखा है विवर्तनिक झील होती है, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है धरातल के उठने और धंसने से हो जाता है, जैसे कि कश्मीर की वुलर झील हो गई, कुमायूं हिमालय में स्थित झीलें हो गई। मतलब इसने कहा कि इसमें क्या होता है ना, जैसे ये धरातल है, अब कहीं धंस गया सपोज, या कहीं उठ गया ऐसे करके, ठीक है। मतलब ये धरातल है, सीधा समतल धरातल था, अब क्या हुआ, कहीं ऐसे करके उठ गया, तो ये वाली झील बन जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से इसने कहा कहीं धंस रहा है, कहीं उठ रहा है, तो इसकी वजह से बन जाएगी। तो कश्मीर में एक झील है ना, इसका अच्छा उदाहरण है, जो कि है वुलर झील। कुमाऊं हिमालय जो होता है ना गाइस, तो कुमाऊं हिमालय में जो झीलें हैं वो इसके अच्छे उदाहरण, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अब इसने लिखा है लैगून। लैगून और अनूप झील मतलब क्या होता है ये, देखिए क्या होता है। इसका निर्माण तब होता है जब समुद्र जल का कुछ भाग जो है बालू, चट्टान, प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से क्या होता है, अलग हो जाता है। कुछ झीलें जो है संकरे जलीय भागों द्वारा समुद्र से जुड़ी होती है। मतलब आप ये समझिए कि अगर हम समुद्र की तरफ जाते हैं, तो भारत का जो ये पार्ट है, यहाँ पे हमने कह दिया कि अरब सागर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। तो इस तरह इस साइड कहीं आपको ये झीलें मिल जाएंगी, ठीक है। समुद्र की बात हुई, तो समुद्र के पास पहुँच गए हम लोग। तो देखिए किस तरह से ये झील बनती है, ठीक है। तो सपोज़ कि ये जो है ना आपका तट ऐसा चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, और ऐसे बढ़ गया। अब हम इसको थोड़ा सा जूम करके मैं बताती हूँ कि मतलब ऐसे हुआ, और ये ऐसे करके बन गई, ऐसे करके बन गई, ओके, ऐसे करके बन गई, ऐसे करके बन गई, ऐसे करके बन गई, ऐसे कुछ बन गई, ठीक है। मतलब इसमें फिर आपने क्या देखा ना कि यहाँ पे समुद्र का जल है, और जल जो है ना इस छोटे से रास्ते से यहाँ पे भी भरा पड़ा है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक झील की तरह आपको दिखेगा, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, ये बाकी समुद्र से देखो अलग सा हो गया, थोड़ा सा हो गया अलग सा। इसने यही बात कही है कि ये जो है ना बालू, चट्टान, जो समुद्र का जो जल है, बालू, चट्टान, प्रवाल भित्ति, इसके द्वारा जो है मुख्य जल से, जो समुद्र का मुख्य जल है, उससे अलग हो जाता है, और थोड़ा सा बन जाता है अलग से, वो झील जैसा बन जाता है। कुछ झीलें संकरे जलीय भागों में के द्वारा जो है समुद्र से जुड़ी हुई है। मतलब इसने कहा कुछ सक्रिय जलीय भाग, मतलब ऐसे ही समझ लीजिए कि ऐसे करके बहुत पतला, ओके ऐसा नहीं, ऐसे 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 बहुत पतला सा एरिया है, और यहाँ ये समुद्र है, यहाँ से इस एरिया के द्वारा जो है ये झील जो है समुद्र से जुड़ी हुई है। अब इसमें जो हम एग्जाम्पल की बात करें तो चिल्का झील आपको हो जाएगी, पुलिकट झील हो गई, वेम्बनाड झील हो गए, अष्टमुदी झील, ये सारी झीलें आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी तट पे आपको मिल जाएंगी।
अब बात करते हैं हिमानी निर्मित झील। हिमानी क्या होता है, बर्फ़ बर्फ़ वाली हिमानी, ठीक है। तो इसने कहा कि ये हिमनद और क्या है, हिमनद अथवा हिमानी के अपरदन से निर्मित होती है, ठीक है। मतलब हिमनद है या पूरा मतलब नदी है जिसमें सिर्फ फर्स्ट चट्टान ही चट्टान है, मतलब चट्टान नहीं है, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, सिर्फ बर्फ़ से ढकी हुई है, पूरी बर्फ़ की बनी हुई है हिमनद में। तो हिमनद या हिमानी के अपरदन, अपरदन क्या होता है, जब उसमें टूट फूट हो जाती है गाइस, ठीक है। तो कहीं टूट फूट होगी तो बर्फ़ हटेगी, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ आपको जैसे सपोज इतने में टूट फूट हो जाए, वहाँ की बर्फ़ हट जाए, बह जाए, कुछ हो जाए, तो यहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो इतने में आपको मिल जाएगा, ये झील होगी। अब जैसे नैनीताल की अगर हम बात कर लें, नैनीताल आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। फिलहाल आज तो हिमनद जैसा कुछ नहीं है उसमें। तो नैनीताल है, राक्षस ताल है आपका, खुरपा ताल है आपका, रूपकुंड है, ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा, तो ये आपको मिल जाएंगे। ऐसी झील आपको हिमाचल प्रदेश, ये आप उत्तराखंड देख रहे हैं उसमें मिल जाएगी। वायु द्वारा निर्मित झील, इसमें क्या होता है, हवा के प्रभाव या अपरदन से निर्मित जो झील है इस श्रेणी के अंतर्गत आती है। सपोज ये मिट्टी है, मतलब ये ज़मीन है, अब हवाएं चल रही हैं बार 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 बार, और ये यहाँ से जो है मिट्टी को उड़ाती हुई ले जा रही हैं, फिर मिट्टी गायब होती जा रही है, गायब होती जा रही है, ऐसे करके, ठीक है। तो फिर क्या होता है, गर्त जैसा बन जाएगा, मतलब एक गड्ढे जैसा बन जाएगा। तो इन झीलों को जो है पलाया पलाया कहते हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि इसमें ये क्या होते हैं, लवणीय झील होती है, ठीक है। अब राजस्थान की जो झील है वो इसी टाइप की, क्योंकि वहाँ हवा बहुत चलती है, मान लीजिए रेत है उड़ती जा रही है, उसकी वजह से गड्ढा सा बन गया, उसमें कब बारिश की वजह से या कहीं से किसी तरह से इसमें पानी भर जाता है, तो वो झील हो जाती है। जैसे राजस्थान में सांबर झील आप जानते हैं, ठीक है। वहीं पे है डिडवाना है, पंचभद्रा है आपका, लूड़करण सर इत्यादि है, ये सारी झीलें। तो ये एक चीज़ और बोली इसमें, लवणीय झील बोला ऐसे। डेल्टाई झील की बात करें तो ये झीलें डेल्टाई प्रदेशों में क्या है, नदी के वितरिकाओं के माध्यम से बनती हैं, और ये जैसे कोलेरू झील हो गई। देखिए आप जानते हैं ना, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, अगर हम ऐसे करके भारत का मैप बनाते हैं तो यहाँ पे कहीं आंध्र प्रदेश आता है, यहाँ से गोदावरी रिवर आती है, यहाँ से कृष्णा रिवर आती है, और यहाँ पे दोनों क्या करती हैं, एक साथ क्या है, एक झील का निर्माण करती है, और कुछ डेल्टाई टाइप की होती है, बिल्कुल ऐसे एंड पे तट पे, ठीक है। तो डेल्टाई झील हो गई, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल इनने दे दिए, उस झील का नाम है कोलेरू झील। ऐसे ज्वालामुखी क्रिया की से निर्मित जो झील है या क्रेटर्स होती है। देखिए क्या होता है, एक क्रेटर की बात अगर हम करें या झील की, इसमें महाराष्ट्र की जो है बुलढाना झील जिले की जो है आपका लोनार झील इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्रेटर झील है, क्रेटर झील सपोज कि ये है आपका ज्वालामुखी। अब क्या होता है ना, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, अब यहाँ पे एक छोटा सा ना गड्ढा सा बन जाता है यहीं ऊपर। अब बारिश आई है किसी वजह से, इसमें जो है ना पानी भर गया, इसमें, ठीक है, इसमें पानी भर गया, तो ये एक झील हो गई, इसको हम बोलते हैं क्रेटर झील, ठीक है। आपको कहाँ मिल रही है, महाराष्ट्र में। अच्छा, अब इसमें लिखा है प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है लोकटक झील, कहाँ पे है आपका, मणिपुर में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये क्या है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी क्या है, मीठे पानी। देखिए 2-3 टाइप के पानी हो जाएंगे, एक मीठा पानी हो जाएगा, एक खारा पानी हो जाएगा, ठीक है, और एक क्या हो, लवणीय जल भी हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था जैसे राजस्थान की जो, तो लवणीय हो जाएगा, ठीक है, ऐसा करके होता है। सॉरी। तो देखिए, तो हम मीठे पानी की झील का मतलब है वो पानी आप पी सकते हैं, लवणीय खारा पानी आप नहीं पी सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे का उत्तर पूर्वी भारत कौन सा होता है, जब हम ऐसे करके बनाते हैं उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, और ऐसे करके जब हम इस साइड आ जाते हैं, तो ये वाला जो एरिया है वो ये वाला उत्तर पूर्वी भारत है। यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, मणिपुर मिल जाएगा। तो मणिपुर में आपको मिलेगी ये, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो एक ये क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। अब है, इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। मतलब इसने कहा कि ये ऐसे करके मतलब क्या होता है, झील है, सपोज ये झील है, इसके छोटे छोटे आइलैंड से नहीं होते द्वीप, वैसे मिल जाएंगे आपको। फिर जिन्हें क्या है, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, फुमदी बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे स्थानीय भाषा में फुमदी बोलते हैं। इसने कहा इसमें एक मात्र जो है तैरता हुआ क्या है, उद्यान है, नेशनल पार्क है, ठीक है, जिसका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है। मतलब क्या है, इसमें विश्व का एकमात्र, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क है जो मिलेगा आपको तैरता हुआ नदी के बीच में, ठीक है। वो है आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट, ये बन गया एक क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो है आपका संगाई हिरण, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो जो ये नेशनल पार्क है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो संगाई हिरण के लिए क्या है, एक प्राकृतिक आवास है, ये इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। अब अपनी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण क्या मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। मतलब इसने कहा कि जो ये झील है, यानी कि लोकटक झील की अगर हम बात करें, तो इसकी उत्पादकता देख लीजिए या उसकी जैव विविधता देख लीजिए, तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मणिपुर की जीवन रेखा बोलते हैं।
ये रामसर आर्द्रभूमि सूची और क्या है आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल है, यानी कि रामसर सूची में भी है, आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी है। कौन सी? लोकटक झील मणिपुर। लोकटक जल विद्युत परियोजना से इसकी क्या है आपकी जैव विविधता और क्या पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए गाइस, ये जो परियोजना होती है ना, उसका कुछ ना कुछ जैव विविधता पे या वहाँ की पारिस्थितिकी या पर्यावरण पे जो है ना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो वही चीज़ इसने यहाँ लिख दी, क्यों इससे नकारात्मक प्रभाव जैव विविधता पे भी हो रहा है, पारिस्थितिकी पे भी हो रहा है। तो हमने लोकटक झील मणिपुर पढ़ ली। पुलिकट झील पढ़ लेते हैं। तो गाइस ये पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है और ये क्या है, लैगून झील के अंतर्गत आता है, यानी कि ये लैगून झील का उदाहरण है। मतलब जब आप ऐसे करके भारत का मैप बनाते हैं तो ये होता है आपका तमिलनाडु और इसके ऊपर वाला होता है आपका आंध्र प्रदेश। तो बीच में आपको ये झील जो है मिल जाएगी, इसका नाम है पुलिकट झील। क्या नाम है? पुलिकट झील। और ये क्या है, एक लैगून झील है। ठीक है, अब इसने कहा श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश जैसे होता है उसके पास में ही है, एक द्वीप है। ठीक है, तो इसने कहा श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को जो है बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, अलग करता है। मतलब ये समझिए ऐसे करके, यहाँ पे सपोज झील है, यहाँ पे श्रीहरिकोटा द्वीप आ जाता है, ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल। तो श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बे ऑफ बंगाल से अलग करता है। अच्छा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी द्वीप पर है। ठीक है, द्वीप कौन से द्वीप पे? श्रीहरिकोटा द्वीप पे क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहाँ से हम क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं अपने सैटेलाइट्स। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वेम्बनाड झील, ये भी इंपॉर्टेंट झील हो गई, अभी तक जितनी पड़ी सब इंपॉर्टेंट है। ये जो है केरल में स्थित क्या है, ये भी एक लैगून झील है। ठीक है, लैगून झील हमने पढ़ी थी दोस्तों, क्या होती है, जैसे अभी मैंने एक उदाहरण बताया ना कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके समुद्र का ही थोड़ा सा जल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा ना, जो समुद्र का ही जल इसमें आके भर जाता है झील में। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं लैगून झील। ठीक है, तो इसने कहा केरल में स्थित है कौन सी, वेम्बनाड झील। ये भी एक क्या है, लैगून झील है। सबसे लंबी जो है झील मानी जाती है, ये भारत की सबसे लंबी। देखिए दो टाइप की बात कही, तो इसने कहा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील थी, इसलिए हमने इसको एक बात कह दी, मीठे पानी की थी इस वजह से। वेम्बनाड झील क्या है, सबसे लंबी है भारत की। तो जो सबसे वाला आता है ना, या प्रथम होता है, सबसे होता है, टॉप पे होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी लंबाई देखिए कितनी है, 96 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये जो है आपका रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल है, ये रामसर सूची में शामिल है। ठीक है, इस झील में क्या होता है, केरल में लगभग क्या होता है, 10 नदियाँ अपना मुहाना बनाती है और जिसमें से क्या है, पंबा और पेरियार मुख्य है। मतलब ये कह रहा है कि ये झील है, इसमें एटलीस्ट 10 नदी ऐसे करके आके गिरती है। ठीक है, जिसमें एक कह दीजिए पंबा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक पेरियार इंपॉर्टेंट हो जाती है। सच में गाइस ये दोनों नदियाँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा कहाँ पे है, केरल। ठीक है, अब इसने कहा वेम्बनाड झील में क्या है, 2 द्वीप, यानी कि वेलिंगटन और फिर है वल्लार पदम क्या बोलते हैं, द्वीप हैं। तो देखिए वेलिंगटन भी इंपॉर्टेंट है और वल्लार पदम भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये एक झील है, इसके अंदर 2 द्वीप हैं। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता प्रतिवर्ष क्या है, ओणम पर्व के अवसर पर आयोजित होती है और जिसे जो हम स्थानीय भाषा में उसको बोलते हैं वल्लाम कली। देखिए क्या होता है ना, इस झील में क्या होता है ना, देखिए हमने देख लिया 96 किलोमीटर लंबी झील है। यहाँ पे एक प्रतियोगिता होती है, बड़ी बड़ी नाव होती हैं, उसमें पता नहीं कितने सारे लोग बैठे होते हैं और रेस हो रही होती है। ठीक है, और ये किस पर्व पे होती है, किस फेस्टिवल, मतलब किस ओकेजन पे होती है, ये ओणम पर्व आता है ना, जो फेस्टिवल आता है, ओणम आता है ना, केरल का फेस्टिवल है ओणम। यहाँ पे जब ओणम आता है तो ये रेस होती है। ठीक है, नौकायान प्रतियोगिता है, नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता है। ठीक है, ये और हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसी को जो ओणम पर्व है, इससे स्थानीय बात, मतलब ये जो प्रतियोगिता है स्थानीय वल्लाम कल्ली कहते हैं। अब देखिए यहाँ चिल्का झील की बात करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए ये क्या है, उत्तरी सागर तट, यानी कि उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी क्या है, लैगून और खारे पानी की झील है। अब फिर से बात हो गई सबसे बड़ी, लेकिन क्या लैगून या फिर खारे पानी की झील, दोनों। खारे अभी हमने मीठे पानी की मणिपुर में देख ली थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो गाइस जो लोकटक झील थी वो मीठे पानी की थी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं खारे पानी की बात। ठीक है, तो चिल्का जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो गई। ठीक है, और लैगून भी इसने कहा इसे। अब इसने कहा ये रामसर आर्द्रभूमि में ये भी शामिल है। ठीक है, तो इसने कहा देखिए रामसर में वही झील या फिर आर्द्रभूमि शामिल होती है ना, यानी कि वेटलैंड शामिल होते हैं ना, जिसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, चाहे जैव विविधता से ले लीजिए। ठीक है, चाहे जैव विविधता से, मेन पारिस्थितिकी से, जैव विविधता से जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जो वो रामसर में आ जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्का भी। यहाँ पर क्या अनेक द्वीप अवस्थित है, जिसमें क्या है नाला बांध द्वीप प्रमुख है और जैव विविधता पारिस्थितिकी की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा घनी हुई है। मतलब जैव विविधता भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, पारिस्थितिकी भी। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसने कहा कि जाड़े की ऋतु में क्या होता है, यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। मतलब प्रवासी क्या होते हैं कि
जो एक स्थान से उड़ते हैं दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, ठीक है। तो यह मानवीय गतिविधियों के कारण क्या है, इसकी जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। कहीं पे भी आप देख लें मानवीय गतिविधियां जहाँ जहाँ होंगी जैव विविधता को नुकसान होगा। यहाँ पाए जाने वाले जो संकटग्रस्त जीव हैं उसमें क्या है, ग्रीन सी टर्टल हो गया आपका, मतलब आप जो है ना चिल्का झील की बात कर रहे हैं, चिल्का लेक की बात कर रहे हैं, कहाँ है, उड़ीसा में है, हमने देखा, ठीक है। अब यहाँ पे पारिस्थितिकी भी मतलब जो जैव विविधता को भी नुकसान हो रहा है मानवों की वजह से। अब यहाँ पे क्या है, कुछ संकटग्रस्त जीव भी आपको मिल जाएगा, जैसे ग्रीन सी टर्टल हो गया आपका, इरावती डॉल्फिन हो गया आपका, ड्यूगोंग हो गया। ड्यूगोंग क्या होता है, वो जो गाय होती है ना पानी के अंदर, मतलब हम कहते हैं जल में जो गाय होती है वो, ठीक है। और आपका ब्लैक बक हो गया आपका, फिशिंग कैट हो गई, ये सारी जो है आपकी संकटग्रस्त जीव है, यानी विलुप्त होने की कगार पे आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ना राज्य और प्रमुख झीलों की बात करते हैं तो उत्तराखंड में हम कौन कौन से आते हैं, नैनीताल जानते हैं, भीमताल जानते हैं, नौकुचिया ताल जानते हैं, खुरपा ताल जानते हैं, रूपकुंड जानते हैं, सारे जानते हैं। बहुत आसान है, जो उत्तर प्रदेश के अगर आप हैं या बिहार के तो आई थिंक ये आप जानते होंगे। गुजरात की बात करें तो नल सरोवर बिल्कुल आप जानते होंगे, नारायण सरोवर हो गया आपका, कंकरिया और हमरिस, तो एटलीस्ट ये दो तो जानते होंगे, दो आप पढ़ लीजिएगा, कंकरिया अमृतसर, ओके, ये नहीं भी पढ़ेंगे तो भी शायद चल जाएगा। हरियाणा की सूरजकुंड बिल्कुल आप जानते होंगे, नहीं जानते तो याद करिएगा। पंजाब में आपका कांजली इंपॉर्टेंट है, हरिके, रोपड़, ये सारी इंपॉर्टेंट हो गई। राजस्थान में बात करें तो सांभर बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचप्रदा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी, डीडवाना पुष्कर इंपॉर्टेंट हो जाती है, फतेह सागर इंपॉर्टेंट हो जाता है, उदय सागर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दो तो आप समझिए, सागर जिसके नाम में है वो राजस्थान में, पुष्कर, सांभर, पंचप्रदा तो इंपॉर्टेंट है। और कौन सी इंपॉर्टेंट है, जयसमंद, डीडवाना जयसमंद तो एक राजसमंद जयसमंद, ओके। फिर है पिछोला, तो ये तीन इतनी खास मुझे लगती नहीं क्योंकि कम नाम सुना है इस वजह से। अब इसने कहा जम्मू कश्मीर की डल इंपॉर्टेंट है, डल झील, बूलर झील भी इंपॉर्टेंट है। फिर है बैरीनाग बिल्कुल, शेषनाग बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फिर है अनंतनाग भी इंपॉर्टेंट है, बची एक नागिन, ये तो इंपॉर्टेंट, ये आसान है, ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगी। लद्दाख में बात करें तो मैंगोंग सो और सोमोरिरी तो बिल्कुल है, ठीक है। और मैंगोंग सो ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर है मेघालय की बात करें तो उमियम, ये इतनी पता नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं लगती, ठीक है। जो भी है मतलब मैंने कम सुना है इसको और कुछ नहीं। मणिपुर की लोकटक वेरी इंपॉर्टेंट है, मिजोरम की पाला भी ठीक है, सिक्किम की आपका गुरु डोंगमर और क्या है, चोलामू, ओके। तो केरल की वेम्बनाड इंपॉर्टेंट है, अष्टमुदी यानी कि लैगून झीलें इंपॉर्टेंट है, सस्थम कुट्टा ये भी ठीक है, पढ़ लीजिएगा। फिर कर्नाटका में है वेलांदूर, पंपा सरोवर। देखिए अब मैं पता है क्या है कि अभी तक कुछ समय पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर बोलूँगी ना ये सस्थम कोट्टा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है ना गाइस, आप देखेंगे ना पीसीएस के लिए नए नए क्वेश्चन ला रहे हैं, नए नए क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं कभी ये नहीं कहूँगी मत पढ़ो, ठीक है। जहाँ कॉन्फिडेंस के संग कह दूँ वो अलग बात है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे नए क्वेश्चन में ये ऐसा कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं कुछ नया करने के लिए, नहीं तो क्या वेम्बनाड अष्टमुदी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये तो बहुत क्वेश्चन में आई हुई है, बहुत बार सुनी हुई है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। जो मैंने कम सुना होगा, जैसे कि मैंने ये कम सुना है, जैसे कर्नाटका की है वेलांदूर, ठीक है, ये सुना हुआ है। पंपा सरोवर इतना नहीं सुना मैंने। तमिलनाडु हो गया बैरीजाम है, ऊटी तो दुनिया भर ने सुना होगा। कोडाईकनाल बिल्कुल सुना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चेम्बरम बक्कम ये भी इंपॉर्टेंट सी है, ठीक है। असम की बात करें तो असम में आपने दीपोर बील हो गया आपका, सोनबील हो गया आपका, होफलांग हो गया, ठीक है ये। और उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें, लोनार आपने सुना होगा, पवई सुना होगा, नहीं सुना तो आप सुन लेंगे अगर पढ़ना शुरू करें। सलीम अली सरोवर बिल्कुल अगर आप पढ़ना शुरू करें तो 100 बार सुन लेंगे आपका। गोरेवाड़ा, ठीक है, ये मैंने कम सुना है। तेलंगाना की बात है, हुसैन सागर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिमायत सागर हो गया, उस्मान सागर हो गया, जितने भी सागर हैं सारे, 2 सागर को छोड़ दो जो ऊपर थे, राजस्थान वाले 2 सागर को छोड़ दो, तो देखिए उदय फतेह को छोड़ दो आप, उदय फतेह सागर राजस्थान में आ जाते, बाकी ये जो हुसैन, उस्मान, हिमायत, थोड़ा मुस्लिम्स वाले नाम है, ये सागर सारे तेलंगाना में आ गए। आंध्र प्रदेश की बात है, कोलेरू, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने पढ़ा ही। अच्छा अब देखिए मानव निर्मित झील जो हमने बनाई है हाथ से, ठीक है,
जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर हो गया, ठीक है, ये क्या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में क्या है, सोन नदी की सहायक नदी यानी कि रिहंद पर निर्मित है। एक्चुअल में क्या होता है, देखो ये नदी फ्लो हो रही है, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि यार इस नदी पे एक डैम होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने क्या करा, एक डैम बना दिया, ठीक है। अब डैम के पीछे ना बहुत बड़ा जलाशय सा बन जाता है, जलाशय सा बन जाता है, यहाँ पानी आके रुकने लगता है और हम अपने अकॉर्डिंग इस पानी को नीचे छोड़ने लगते हैं। तो जो पीछे जो जलाशय बन जाता है ना डैम के, वो हम उसको तालाब कह दो या झील कह दो या कुछ भी जलाशय कह दो, कुछ भी कर लो। तो ये वो वाली झील की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक फ़ोटो दिखाती हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग ना ये देख रहे होंगे, ये ना एक सतलज रिवर है, सतलज रिवर है, ठीक है, सतलज रिवर। तो सतलज रिवर पे दोस्तों क्या होता है ना कि एक डैम बना हुआ है, ये डैम बना दिया इन्होंने। ये रिवर आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने डैम बना दिया तो पानी ना पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा रुक गया और फिर अपने अकॉर्डिंग पानी को यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। ये जो भाखड़ा नांगल डैम है पंजाब में, ठीक है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सतलज रिवर पे ये डैम बना हुआ है, ठीक है। ये डैम बना हुआ है, यहाँ पे पानी है बहुत सारा है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, झील बोल दो, जलाशय बोल दो, तालाब बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। नहीं अगर ये हम बनाते तो जितनी पतली ये रिवर जा रही है ना उतनी पतली पीछे से आ भी रही है, ठीक है। तो बस ये है। अब यहाँ पे हमने रोक दिया, अब चाहो तो आप इसे बिल्कुल ही रोक दो पानी को, तो ये पानी यहाँ पे भरा ही तो पड़ा है, रुका ही तो पड़ा है। हम तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है उसे छोड़ देते हैं। तो ये जो है ये झील हो गई आपकी। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर आपने देख लिया, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, सोनभद्र जिला जनपद, सॉरी कौन सी नदी, रिहंद नदी पे। और रिहंद किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की। अच्छा फिर है स्टैनले जलाशय। स्टैनले जलाशय की अगर बात करें तो तमिलनाडु, आपको पता है नीचे कावेरी नदी वहाँ बहती है, ठीक है। उस पर निर्मित क्या है, मेट्टूर बांध के पीछे। मतलब इसने कहा ये रहा आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु में कावेरी रिवर आ रही है, कावेरी रिवर में क्या होता है, बांध बना दिया है आपने एक मेट्टूर बांध। उसके पीछे वाला जो जलाशय है वो आपका है स्टैनले जलाशय। पेरियार झील की बात करते हैं तो केरल में पेरियार नदी पे, अभी हमने पेरियार नदी देखी थी, ये आपका है, यहाँ पे केरल है, यहाँ पे नदी बहती है पेरियार नदी, तो उस पर पेरियार झील है। गोविंद सागर झील की बात करें, हिमाचल प्रदेश में क्या है आपका, भाखड़ा बांध है, उसके पीछे क्या है, सतलुज नदी पे क्या है निर्मित है ये गोविंद सागर, ठीक है। अभी हमने जो देखा था कोई भाखड़ा नांगल बांध है, उसके पीछे जो सागर था उसका नाम है गोविंद सागर, जो अभी हमने फोटो देखी थी, आगे सतलज नदी बह रही थी जो, ठीक है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर की बात करें तो देखिए राजस्थान, और गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर निर्मित है, ठीक है। अब मतलब आप अब कहानी ये है कि चंबल नदी बह रही है, ठीक है गाइस। तो चंबल नदी हम कहते हैं ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे ये मध्य प्रदेश है, मान लेते हैं ये वाला पोर्शन एमपी में है चंबल नदी का, और ये वाला पोर्शन राजस्थान का है, ठीक है। तो देखिए इसी एक नदी पर 3 बांध बना दिए इसने। एक जो है मध्य प्रदेश में बना दिया एक बांध जिसका नाम था गांधी सागर, ठीक है। और 2 बांध इसने क्या करा, राजस्थान में बना दिए। एक ये मान लीजिए राणा प्रताप सागर है, एक और मान लीजिए जवाहर सागर है। यानी इसने कहा राणा प्रताप और जवाहर सागर दोनों राजस्थान में और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, और दोनों क्या है, ये सारे जो हैं तीनों ना चंबल नदी पे। अब है नागार्जुन सागर जो कि इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित है। मतलब यहाँ पे है आंध्र प्रदेश और यहाँ है मान लीजिए तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ से कृष्णा रिवर जा रही है। अब यहाँ पे बिल्कुल है ये आपका नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पर है, ठीक है, सीमा पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। अब देखिए जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल की बात करते हैं। क्या होता है वाटरफॉल का, ऐसे 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 पहाड़ बने हुए, नदी आ रही है और यहाँ से डायरेक्ट ऐसे गिर रही है, पानी झरने जैसा गिर रहा है वाटरफॉल, ठीक है। अब इसने कहा जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल यानी कि क्या है, क्लिफ बोलते हैं, क्लिफ के ऊपरी भाग से क्या बहुत ज़्यादा तीव्रता से नीचे की तरफ गिरता है तो हम इसे जलप्रपात या फिर वाटरफॉल कह देते हैं। चलो अब इसने कहा भारत के अधिकांश जो जलप्रपात हैं वो है पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो भू आकृतिक अत्यधिक क्या है ऊंची नीची और क्या है शैले कठोर है। मतलब ज़्यादातर जो जलप्रपात हैं आपको भारत में नीचे की तरफ यहाँ देखेंगे पठारी भाग में, ठीक है। चलो अब इसने कहा जलाशय नदी और राज्य, मतलब कि जलाशय यानी कि वाटरफॉल जो है आपका किस नदी पे है और किस राज्य में है। जैसे इंपॉर्टेंट वाले देखिएगा गाइस, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो देखिए जोग वाटरफॉल, उसी का नाम है, गरसोप्पा भी कहते हैं, महात्मा गांधी प्रताप भी कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी नदी, शरावती नदी, कहाँ पे है, कर्नाटका में। मतलब जब आप ऐसे ऐसे करके बनाते हैं तो ये आपका केरल है, ये आपका कर्नाटका है, ठीक है। तो यहीं पे एक नदी बह रही है जिसका नाम है आपका शरावती नदी, और इस पर ये जलप्रपात है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जोग, गरसोप्पा भी कहते हैं, महात्मा गांधी प्रपात भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आता है मध्य प्रदेश में एक नदी, मध्य प्रदेश एक बहती हुई नदी है नर्मदा नदी, उस पर मध्य प्रदेश में क्या है, एक बांध है, नहीं बांध नहीं, जलाशय हो मतलब वाटरफॉल है जिसका नाम है धुआंधार या दुग्धधारा या कपिल धारा। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट।
देखिए ये 3 अलग अलग हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, नर्मदा कैसे बहती गई तो आप ऐसे देखेंगे, ये मध्य प्रदेश सपोज मध्य प्रदेश से यहाँ से बहती है, अरब सागर में आके गिर जाती है, ठीक है। तो यहीं पे आपको ये धुआंधार, दुग्धधारा और कपिलधारा आपको मिल जाएगा नर्मदा नदी पर। फिर आ जाते हैं उड़ीसा में मच्छकुंड नदी पर है डुडुमा जल, देखिए डुडुमा जल प्रपात, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। डुडुमा जल प्रपात उड़ीसा में है, मच्छकुंड नदी पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक है आपका गोकाक प्रताप है घाट प्रभा पे कर्नाटका में, घाट प्रभा नदी पर कर्नाटका में, ठीक है। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। फिर है चूलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पे है राजस्थान में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट जलप्रपात बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि भारत का क्या है न्यागरा, मतलब न्यागरा जलप्रपात जो आपका आप देखेंगे ना, कहाँ पे देखते हैं आप, यूएसए और कनाडा के बीच में जो झीलें, ग्रेट लेक्स बोलते हैं ना, वहाँ पे आपको न्यागरा मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे ना बॉर्डर पे ही है, कर्नाटका और यूएसए के बॉर्डर पे ही मिलता है। तो हम जो ना भारत का जो न्यागरा जलप्रपात की संख्या किसको देते हैं, तो वो हम देते हैं चित्रकूट जलप्रपात को। इम्पॉर्टेंट बात है, इंद्रावती नदी पर है, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर है हुंडरू जलप्रपात, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो हुंडरू जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में मिल जाएगा, ठीक है। दूध सागर भी इंपॉर्टेंट है, जो कि मांडवी नदी गोवा में मिल जाएगा। फिर है चचाई जलप्रपात जो है बीहड़ नदी मध्य प्रदेश में, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मध्य प्रदेश के अगर आप हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, अदरवाइज इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। शिव समुद्रम इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी पे कर्नाटका में है। कावेरी आप जानते हैं कैसे बहती है, इस तरफ से इस तरफ बहती है, ठीक है। फिर है आपका कुंचिकुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है वराही नदी कर्नाटका में हो जाता है, ठीक है। फिर गौतम धारा जोन्हा जो है आपका झारखंड में, रारू नदी, अगर आप झारखंड के हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अदरवाइज इतना खास इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है अगर आप झारखंड के नहीं है तो। ये है दसम और क्या है, साडनी। दसम जो है कांची नदी पे, साडनी संख नदी पे है, झारखंड का है, ठीक है। अगर यूपीएससी के हैं आप तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सब कुछ है, पूरा भारत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पीसीएस के हैं तो झारखंड वाला आप छोड़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है कि भारतीय नदियों के तट पर बसे जो कुछ प्रमुख शहरों की बात कर लेते हैं, जैसे गंगा नदी के तट पे आपको उत्तराखंड में कौन सा शहर मिलता है, हरिद्वार बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो कानपुर मिलता है, वाराणसी मिलता है, आपका फर्रुखाबाद है, फतेहपुर, कन्नौज, चकेरी, बलिया, सहारनपुर, बिजनौर, सारे इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। बिहार में पटना है, बक्सर है, मुंगेर, भागलपुर, ये सब गंगा के तट पे है। फिर आ जाते हैं आगे यमुना नदी, और उसके तट पे कौन कौन से शहर, यमुना उत्तर प्रदेश में है, आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा। दिल्ली में अगर बात करें तो नई दिल्ली है। और अब गंगा प्लस यमुना की बात करते हैं तो प्रयागराज में दोनों का संगम होता है, तो उत्तर प्रदेश में आपको दोनों ही मिल जाएंगी। फिर ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, असम देखिए बहती उधर ही है पूर्वोत्तर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिब्रूगढ़ मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी इंपॉर्टेंट है, माजुली ये द्वीपीय जिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। धुबरी, सारे इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा ये महानदी जो है उड़ीसा पे आपको कटक मिल जाएगा, संबलपुर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोदावरी रिवर की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र से होती हुई बहती है ये, और अरब सागर में जाके गिरती है कहीं। तो देखिए गोदावरी जो महाराष्ट्र में कौन कौन से शहर, नासिक इंपॉर्टेंट है, नांदेड़ इंपॉर्टेंट है, और आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। कृष्णा रिवर की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र से होती है, ये भी आ रही है, तो महाराष्ट्र में सांगली है इसके किनारे, और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कावेरी रिवर इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में इसके तिरुचिरापल्ली इंपॉर्टेंट है, इरोड इंपॉर्टेंट है, तुंजावुर इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका में जब ये जाती है तो श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नर्मदा रिवर की बात करें, मध्य प्रदेश में जबलपुर, होशंगाबाद, दोनों इंपॉर्टेंट है। गुजरात में आपका भरूच आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तापी रिवर की बात करें, ताप्ती एक ही बात है, ठीक है। तो गुजरात में इसके किनारे आता है सूरत, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में बैतूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सरयू रिवर की बात करें तो कैसे उत्तर प्रदेश में अयोध्या था, ये तो पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। चलो अब शरावती रिवर की बात करें तो गुजरात में देखिए शरावती गुजरात के आसपास उधर ही बह रही है, तो गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पे अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब तमिलनाडु की ये वैगई की बात करें, तमिलनाडु का मथुरे शहर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो है नाम। तो देखिए फिर उसके ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में राउरकेला आ जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोमती रिवर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता है। राप्ती नदी देखिएगा, याद तो बहुत मुश्किल से होंगे इतने सारे, लेकिन जब आप 10 बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में ऐसे ही घुस जाता है। या जब आप नदियाँ देखेंगे ना कहाँ कहाँ से बह के जा रही हैं, तो आपको पता है यार उत्तर प्रदेश में उस साइड वो ज़िले पड़ते हैं या वो शहर पड़ते हैं, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बिना मैप के पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़ना आपके लिए बेकार है,
क्योंकि जब मैं ये पढ़ती हूँ ना, जैसे मैंने पढ़ा गोमती या मैंने पढ़ा चंबल नदी, तो मेरा जो दिमाग है ना वो कहता है भैया ये चंबल नदी जो है ना एमपी जो है राजस्थान से होती है, मुझे वो ये इमेज मेरे अंदर बस जाती है। ठीक है, तो मुझे पता है यार इसके आसपास का एमपी में क्या मिल सकता है, तो या फिर राजस्थान में हमें क्या मिल सकता है, जैसे चंबल है तो मैंने कहा एमपी में भैया ग्वालियर आता है। ठीक है, फिर राजस्थान में कोटा इसी नदी पे आता है। और जब 10 बार पढ़ेंगे, बस सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि चंबल नदी बह कहाँ रही है। तो जब बह रही है तो आप 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश से हट के 1-2 राज्य पे पहुंच जाएंगे, मतलब इतना तो आपका वैसे ही छट जाएगा। फिर 1-2 पे पहुंच जाएंगे तो उसमें 1-2 शहर जो है ना इंपॉर्टेंट नाम वाले होते हैं ना, वही आपको पढ़ने हैं। ऐसे एमपी में बहुत दुनिया भर के शहर होंगे, तो आपको सारे शहर आप बार बार थोड़ी पढ़ेंगे एमपी के, कुछ ही पढ़ेंगे। जैसे आपका ग्वालियर होता है, आप अधिकतर पढ़ते हैं 2 ही 5 शहर होते हैं जिसको आप ज़्यादा पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हर जगह लखनऊ आ जाता है, गोरखपुर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी शहर आपका। ठीक है, वही होता है कि हर राज्य का कुछ ही शहर जो है इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके बारे में हम बार बार पढ़ने लगते हैं। बस उसके बाद क्या होता है, नदी आपको पता होनी चाहिए कहाँ बह रही है, बस उसके आसपास के शहर ऐसे याद हो जाते हैं। तो जैसे मथुरा शहर इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में, इसलिए इसका नाम है। ऐसे दुनिया भर के शहर होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट तो एक ही दो होंगे। अब यहाँ पे इसने ब्राह्मणी राउरकेला तो अपने आप में इंपॉर्टेंट शहर है। ठीक है, तो इसमें उड़ीसा में राउरकेला हो गया। गोमती नदी की बात करें तो लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं सारे इसके किनारे। फिर है राप्ती की बात करें तो राप्ती इंपॉर्टेंट खास है नहीं, फिर भी गोरखपुर जो है इसके किनारे। चंबल इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, कोटा राजस्थान में इसके किनारे, हिंडन इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद पड़ता है इसके किनारे, शिप्रा भी इंपॉर्टेंट है, उज्जैन पड़ता है इसके किनारे मध्य प्रदेश में, बेतवा, सांची और विदिशा जो है मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। रामगंगा में बरेली और मुरादाबाद दोनों रामगंगा पे आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। मांडवी, पणजी, देखिए पणजी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोवा की राजधानी है तो आपको पता होना चाहिए। हुगली रिवर हम जानते हैं भैया कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है तो आपको पता होना चाहिए किस नदी के किनारे। फिर सतलुज, यहाँ पे सतलुज में लुधियाना, पंजाब में लुधियाना इतना इंपॉर्टेंट शहर हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे है मूसी रिवर है, तो मूसी रिवर हैदराबाद अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट शहर हो गया तेलंगाना का। ठीक है, फिर है इंद्रावती में देखो जगदलपुर इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का ये जिला मतलब शहर इंपॉर्टेंट है। मंदाकिनी की बात करें तो देखिए उत्तराखंड का गुप्तकाशी, उत्तराखंड में तो कुछ बहुत ज़्यादा, मंदाकिनी तो चलो मंदाकिनी तो अपने आप में रिवर इंपॉर्टेंट है तो ये शहर भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे नोट लिखा है, इसमें लिखा है कॉन्गो या जायरे नदी। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ये जो है आपको 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है, मतलब ये है 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा। यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप पता नहीं ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में होना चाहिए जो कि आपका इंडियन ज्योग्राफी में नोट में लिखा हुआ है। तो अफ्रीका में ना एक नदी है जिसका नाम है कॉन्गो, इस तरह से काटती हुई जाती है। ठीक है, ऐसे यानी कि ये जो भूमध्य रेखा को 2 बार ही काट देती है, ये बोला है इसने। नील नदी की बात करें तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, टेंशन लेने की वाली बात है। नील नदी का उद्गम जो है भूमध्य सागर पर स्थित विक्टोरिया झील से होता है। ठीक है, और ये उत्तर की ओर बहते हुए कर्क रेखा को भी पार कर जाती है। ठीक है, तो इस तरह जो है नील नदी जो है भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों से संबंधित है। ठीक है, तो यानी कि नील नदी के लिए इसने क्या कहा, उद्गम इसने क्या कहा नील नदी का, जैसे ये ना ऐसे बनता है, देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है आपका यूरोप मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये एशिया वाला पार्ट आ गया, ऐसे ये आ गया यूरोप, ये हो गया एशिया, ये भी एशिया का पार्ट मान लेते हैं, ये हो गया आपका अफ्रीका। ठीक है, मान लेते हैं ये अफ्रीका, और यहाँ पे आपकी है नीले कलर से नील नदी। ठीक है, अब ये है भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर से होती हुई ऐसे करके जा रही है और ये जा रही है अरब सागर में, मतलब यहाँ पे कहीं मिल जा रही है लाल सागर वाल सागर में। ठीक है, तो भूमध्य सागर से निकलती है। अब इसने यहाँ पे ये बोला कि देखिए यहाँ पे क्या है आपका 0 डिग्री है, उसे तो काट ही रही है ये, मतलब भूमध्य रेखा को काट रही है। और यहीं पे आपको क्या मिलता है, कर्क रेखा मिलती है 23.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, तो ये उसको भी काट दे रही है भाई, ये बोला है। लिम्पोपो रिवर की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अपवाहित होने वाली क्या है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि जब अफ्रीका महाद्वीप आप ऐसे करके बना रहे हैं सपोज, तो इतनी अच्छी ड्राइंग मेरी नहीं है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से जा रही है मकर रेखा जा रही है क्या 23.5 डिग्री क्या है साउथ दक्षिणी अक्षांश पे। ठीक है, ऊपर होता है सपोज 0 डिग्री यानी कि भूमध्य सागर, उससे नीचे आप पहुँचे। ठीक है, तो ये जो है लिम्पोपो नदी क्या होती है ना, ऐसे करके 2 बार, ऐसे करके 2 बार क्या करती है, मकर रेखा को काट लेती है। अच्छा, माही रिवर की बात करते हैं तो भारत में ही है, मध्य प्रदेश के धार जिले से विंध्य श्रेणी से निकलने वाली माही जो है नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होती हुई खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। मतलब ऐसा मान लो आप, तो माही रिवर ऐसे, ये आप मान लीजिए वो है
कर्क रेखा। तो माही ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है और यहाँ पे जाके गिर जाती है, यानी कि 2 बार इसने क्या करा, ये आपकी है कर्क रेखा, ठीक, कर्क रेखा को 2 बार काट देती है, ठीक है। कौन कौन से, मध्य प्रदेश से तो निकलती है, फिर राजस्थान होती हुई गुजरात होती हुई, जैसे यहाँ एमपी है, एमपी से ऊपर गई, यहाँ पे राजस्थान चली गई, फिर यहाँ पे गुजरात गई, यहाँ खंबात की खाड़ी में गिर गई, और ये आपकी कर्क रेखा को एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ काट लेती है। चलो, और जो है खंबात की खाड़ी कहाँ पे, अरब सागर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो गाइस, इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चलो गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों की बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलो, इस कलर को पहले चेंज करो। अब इसने कहा कि इसमें बताना है कि कौन कौन से सही है, ठीक। देखिए, बंदरपुच्छर से क्या निकलती है, यमुना रिवर निकलती है, सब जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर है बारह शिगरी, चेनाब रिवर यहाँ से निकलती है, बिल्कुल सही बात है, यह इससे रिलेटेड है, ठीक है। मिलाम मंदाकिनी, ये गलत है आपका। सियाचिन नुब्रा बिल्कुल गलत है आपका। जेमू मानस, ये सही है, नहीं सॉरी, ये सियाचिन नुब्रा ये बिल्कुल ठीक है, और जेमू मानस ये आपका गलत है, मंदाकिनी गलत है। मतलब आपका इसमें कौन कौन से सही है, 1, 2 एंड 4, ठीक है, 1, 2 एंड 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तिस्ता, IAS का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है। अब इसने कहा तिस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। अब इसने कहा तिस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, पहली बात तो गलत, लेकिन ये जो है सिक्किम से होकर गुजरती है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ब्रह्मपुत्र और तिस्ता दोनों का जो है उद्गम अलग अलग है। अब इसमें लिखा है रंगीत नदी, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तिस्ता नदी की एक सहायक नदी है, ये बात सही है आपकी, ठीक है। तिस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जो है बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, गलत। ये जो ना गाइस, ये बांग्लादेश में जाती है, और जो तिस्ता रिवर है ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ना कि ये कहीं गिर रही है, ये बंगाल की खाड़ी तक नहीं पहुंचती है, ये जो है ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो बस इसका दूसरा सही है, दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। अब इसने लिखा है चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम बताइए। मतलब आप क्या कर रहे हैं ना, आप चेन्नई से कोलकाता जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बीच बीच में जो नदियाँ आ रही होंगी, तो देखिए, तो इसमें लिखा है, देखिए कृष्णा है, कृष्णा, देखिए सबसे ऊपर, तो देखिए सबसे ऊपर यानी इस साइड आपको मिलेगी स्वर्ण रेखा, ठीक है। तो ये वाले तो सारे ही सही हैं, तीसरे स्वर्ण रेखा के इन सब ऑप्शंस में देखिए, पेन्नूर, ये कृष्णा, पेरियार, ये इन सब में स्वर्ण रेखा के थोड़ा सा नीचे आपको महानदी मिल जाएगी, ये भी सही है। उसके नीचे आपको गोदावरी मिलेगी, ये भी सही है। मतलब ऊपर स्वर्ण रेखा, उसके नीचे महानदी, उसके नीचे गोदावरी, ठीक है। तो ये वाला तो ऑप्शन ही गलत हो गया, क्योंकि कृष्णा सबसे ऊपर हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये साउथ में है। अब देखिए, यहाँ लिखा है कृष्णा कावेरी, तो पहले इसके देखिए गोदावरी फिर कृष्णा और कावेरी, तो ये वाला अपने आप में गलत हो गया। कावेरी ऊपर और कृष्णा नीचे नहीं हो सकती। फिर इसने कहा कि मतलब इसने ये बोला कि स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, ये सही है। गोदावरी के बाद आती है गाइस कृष्णा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका हो गया गलत, यानी स्वर्ण रेखा सही है, महानदी सही है, गोदावरी सही है, उसके बाद कृष्णा आती है, फिर आती है पेन्नेरू, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो गया सही। यानी स्वर्ण रेखा, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, और पेन्नेरू हो या फिर यहाँ पे कावेरी होती तो भी सही होता, ठीक है। अब इसमें तेल नदी किसकी सहायक नदी है, हम जानते हैं किसकी है, ओके। इसने लिखा है तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो वैसे इसका आंसर है ना ई, इसमें से कोई भी नहीं। दामोदर नदी की सहायक नदी है तेल नदी, तो गैस थोड़ा सा गलत हुआ। महानदी की सहायक नदी है, देखिए यहाँ पे तेल नदी। तो बस थोड़ा सा मैं ना दामोदर और जो है महानदी में थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं गाइस। तो किसकी है, महानदी की सहायक है। अब इसमें लिखा है भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है, तो है धुआंधार, हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो गाइस हम जानते हैं गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा नाम से जाना जाता है। तो इसने लिखा है इसमें से बताना है कौन सा सही है, तो इसने लिखा है इंद्रावती झारखंड, ये तो बिल्कुल गलत। भीमा तमिलनाडु, ओके, तो ये भी गलत है बिल्कुल। और लूनी जो है राजस्थान में, गाइस ये सही है। जो राजस्थान में लूनी रिवर जो है बहती है और बाद में गुजरात में घुसती है और कच्छ के रण में गायब हो जाती है, हमने पढ़ा था। तो आपका सी सही है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, इसमें लिखा हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य किया जाए, 2016 की कहानी है। तो गाइस उस वक्त अगर हम बात करें 2016 में,
तो गोदावरी कृष्णा को जोड़ने की बात कही जा रही, काम किया जा रहा था। ठीक है, अभी तो फिलहाल आ गया है 2023, तो 4 5 6 7 7 साल पुरानी बात है ये। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? हो गए दिबांग है, कमेंग है और लोहित है, ऐसे सारी हैं। ठीक है, तो आंसर है डी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल है, देवप्रयाग में होता है। उसके बाद इस नदी को हम क्या बोलने लगते हैं? गंगा रिवर, राइट। ओके, अब इसमें निम्नलिखित नदियों पर विचार कर लेते हैं। चलिए, बराक, लोहित, सुबनसिरी। तो इसमें से अरुणाचल प्रदेश में कौन सी बहती है? तो देखिए इस अरुणाचल प्रदेश में इन सब में बहने वाली, देखिए ये नदी है लोहित, नहीं ओके, लोहित है, सुबनसिरी, ये दोनों अरुणाचल में बहती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि बराक नदी तो मणिपुर से भी होती हुई आती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो ये बात, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बिल्कुल सही है, एस्चुरी बनाती हैं। अगर वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, ये बात भी सही है। ठीक है, तो ये तीव्र गति से कठोर चट्टान के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, यही कारण है कि ये डेल्टा का निर्माण ना बना के एस्चुरी, यानी कि एस्चुरी को हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदमुख, उसका निर्माण करती है। आंसर हो गया ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अब इसने लिखा है कि सूची 1 2 इन दोनों को मिला देते हैं, चलो। तो इसने कहा दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो गैस हमने पढ़ा था दूध सागर कहाँ है, यहाँ पे है मांडवी नदी पे। ठीक है, उसके बाद डुडुमा हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था गैस? यहाँ पे मचकुंड पे था। ठीक है, उसके बाद है गोकाक, ये हमने नहीं पढ़ा था शायद। ठीक है, लेकिन हाँ हमने जोग तो पढ़ा था। तो जोग हमने कहाँ पढ़ा था गैस? शरावती नदी पे पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट भी बोला था मैंने, जोग कहा था शरावती नदी पे, कर्नाटका में, इंपॉर्टेंट था। अब बचा हुआ है घाट प्रवाह पे गोकाक भी शायद पढ़ा ही होगा गैस, मुझे अभी याद नहीं है फिलहाल। तो आप 2 3 भी अगर जानते हैं तो चौथा तो आपको पता चल ही सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर ए वाला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ लिखा है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम मतलब पश्चिम ऐसे बहती है, बिल्कुल सही है। जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है पूर्व की तरफ बहती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये एक रेखीय मतलब एक रिफ्ट घाटी से होकर जाती है, तो वैसे ये बात सही है, ये रिफ्ट घाटी से ही होकर जाती है, इसलिए पश्चिम की तरफ जा रही है। अब इसने कहा ये विंध्य और क्या है सतपुड़ा के बीच से बहती है। तो वैसे देखिए ये जो है आपकी, तो वैसे ये जो है ना, ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। ये विंध्य पर्वत श्रेणी आता है, यहाँ सतपुड़ा आता है, तो ये गलत है आपका। सतपुड़ा विंध्य के बीच से आपकी ऐसे करके कौन सी आ रही, ताप्ती जाती है। अतः भूमि का ढलान मध्य भारत में पश्चिम की ओर है। तो इसने कहा यार पश्चिम की ओर होता तो नदियाँ तो ऐसे बह रही होती, लेकिन नदियाँ ऐसे बह रही हैं सारी अधिकतर जो है मध्य भारत में। ठीक है, तो ये हो गई गलत बात। ठीक है, ये भी गलत है। तो इसमें सही कौन सा है? इससे पहला सही है केवल एक। ठीक है, अब इसमें लिखा है सही वाला, सही सुलेमित क्या लिखा है, ये कौन सा सही है? ये इसमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है लोनार झील मध्य प्रदेश में है, गलत। नक्की झील गुजरात में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ये बात सही है। पुलिकट झील केरल में है, गलत। तो बस इसमें सी सही है, यानी कि कोलेरू झील सही है। तो गाइस यहाँ पे अगर हम लोनार की बात करें तो महाराष्ट्र में, नक्की की बात करें तो राजस्थान में, पुलिकट की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तिब्बत में उत्पत्ति सॉरी, तो तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती, मेकोंग नदी अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है, और इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में क्या है, एक यू टर्न लेती है। यू टर्न क्यों बनाती है? अच्छा, तो इसने कहा कि वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण। ठीक है, तो दूसरा इसने कहा, तो ये तो गलत है गाइस। इसमें भू वैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। ठीक है, फिर इसमें लिखा है तृतीय कल्पीय वलित पर्वतमालाओं के भूवर्तनिक विक्षोभ के कारण। तो वैसे ये खतरनाक सी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो देखिए जो इसका आंसर है वैसे वो देख लेते हैं एक बार। 16th का बी हो गया, तो बी आंसर है गाइस। ये मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए मैं
इसको मैं स्किप कर रही हूँ, आप लोग एक बार बस ऐसे ही देख लीजिए, ठीक है। मैं एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इसमें इतनी खतरनाक सी हिंदी लिखी है, तो आधी तो समझ में नहीं आई मुझे। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील का मतलब जो है मानव निर्मित है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा है कोडाईकनाल तमिलनाडु। तो गैस ये जो है ना, ये अपने यही है, पहला ये आंसर था ये, यानी कि कोलेरू जो है आपका प्रकृति द्वारा निर्मित है। आपकी नैनीताल भी अपने आप ही, रेणुका भी अपने आप ही बनी हुई झील है, ठीक है। कोडाईकनाल की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु में है और ये मानव निर्मित है। अब बात करते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है बताना। तो देखिए यहाँ पे महानदी का उद्भव जो है छत्तीसगढ़ के पठार से, बिल्कुल सही बात है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती हुई आती है। गोदावरी नदी की बात करें तो महाराष्ट्र से आती है, बिल्कुल सही बात है, महाराष्ट्र में आती है। कावेरी की बात करें तो आंध्र प्रदेश से आती है, तो बिल्कुल गलत बात है गाइस, ये आती है आपकी कावेरी रिवर कर्नाटक से निकलती हुई आती है, ना कि आंध्र प्रदेश से। ताप्ती रिवर की बात करें तो मध्य प्रदेश से आती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आपका सी गलत है, बाकी सारे सही। अब इसमें कयाल क्या है, व्हाट इज कयाल? तो कयाल क्या है गाइज, यहाँ पे क्या, कयाल एक लेगून है, हमने पढ़ा था। और कहाँ पे है? केरल में से लेगून और कयाल एक ही बात होती है, जो झील होती है ना वहाँ पे, जो हमने वही वाली बनाई थी ऐसे करके, ये तो यही लेगून है, यही कयाल है, यही झील है, जो भी है। समुद्र का कुछ पानी आके अलग हो जाता है, वो झील बन जाती है। अब इसमें लिखा है विचार करो कुछ कथनों पे। तो केरल के पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं, मतलब इसने कहा जो केरल है, केरल में नदियाँ ऐसे प्रवाहित होती हैं, यानी पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो बात सही है इसकी, नहीं रुकिए, तो ऐसा नहीं, देखिएगा इस कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे सिर्फ एक ही दिशा में हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी बह रही है और यहाँ पे भी बह रही है, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया गलत। दूसरा, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, ये भी गलत बात है। देखिए नदियाँ हर तरफ से बह रही है, तो इसमें ना एक ना दो, सब है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ लिखा है कि खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है, क्या है भैया? तो किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी का है ये, ठीक है। इसमें लगा काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसने कहा दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है, ठीक है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। ओके, देखिए ये जो इसने बात की है ना, काली नदी जो है भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहती है ऐसे, तो ये तो बात हो गई गलत, ठीक है गाइस, पहली बात हो गई गलत, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, तो दक्कन पठार की बात करते हैं। तो इसने कहा पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है, मतलब ऐसे है, और जो अगर हम पूर्व में ऐसे बात करें तो वो क्या है, थोड़ा मंद प्रवणता वाला ढाल बनता है, तो ये बात हो गई सही, तो ये बात हो गई सही, यानी कि इसने कहा कि ए गलत है, आर सही है, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसने कहा यहाँ पे नगर बताना है और किस नदी पे है ये बताना है, ठीक है। चलिए जैसे इसने कहा, जो हमें पता है उज्जैन हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उज्जैन मुझे अभी एकदम से याद है, उज्जैन हमें पता है। तो उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन है शिप्रा रिवर के किनारे, राइट। तो देखिए यहाँ पे दो आंसर हो गए, 3-3, और नीचे वाला नहीं है, 2-2 है। तो देखिए 3 और 3, तो सी का आंसर वैसे ही हमें पता चल गया 2 ही होगा, यानी जबलपुर किसके किनारे है आपका? नर्मदा, उज्जैन, शिप्रा, ओके। अब हमारे पास 1 और 4, मतलब इसमें बैतूल और जगदलपुर में वो है। तो देखिए बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही सिंपल हो जाता है। अगर हम जगदलपुर की बात करें गाइस, तो जगदलपुर जो है आपका वो पड़ता है आपका इंद्रावती नदी पर, ठीक है। तो और जब हम यहाँ बात करते हैं बैतूल की, वो हो गया आपका ताप्ती रिवर पे, तो ये भी आसान हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। तो अब है भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम बताना, मतलब उत्तर में कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, यानी कि सबसे नीचे कौन सी नदी हो गई यहाँ पे? सतलुज, और यहाँ पे 2 हैं, सतलुज और स्पीति, 2 रिवर का है। तो देखिए गाइस स्पीति ना, ये सतलुज बह रही है, यहाँ से स्पीति आती है, ठीक है। तो देखिए, तो सतलुज नीचे हो गई, स्पीति उसके ऊपर हो गई, तो देखिए सतलुज हो गई सबसे लास्ट में, ठीक है, और जास्कर तो बिल्कुल ही ऊपर है गाइस, ठीक है, और स्पीति, ओके। ये तो आंसर आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, बी है। क्यों? क्योंकि देखिए श्योक आती है, फिर श्योक आती है, फिर जास्कर आती है, फिर स्पीति आती है और फिर सतलुज आती है, ऐसे करके आती है, ठीक है। तो आंसर है बी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैसे ये सब आपको तब आएगा ना, जब आप मैप को घूर घूर के देखेंगे
500 बार, तो आप अपने आप ही नदियाँ आपको दिखने लगेंगी। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है, सही है, ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे जोग प्रपात श्रावती नदी, ये तो हम अभी ऊपर पढ़ के आए। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी रिवर, ये भी अभी हमें पता है, ठीक है, दोनों ही पता है दोनों से। कपिल धारा प्रपात गोदावरी, ये आपका ही हो गया गलत, ठीक है, मतलब सिर्फ पहला गलत है और बाकी आपके सही है। तो गाइस देखिए हमने पढ़ा था कपिल धारा गोदावरी पे ना होके किस पे है, नर्मदा रिवर पे है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है नहीं है, ठीक है गाइस, तो ये हो गया इसके आंसर। एक बार आप लोग आंसर देख लीजिएगा। फिलहाल ये खत्म हो गया। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा पढ़ाया वो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ गाइस फिर से मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे, ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है जलवायु यानी कि क्लाइमेट की बात करेंगे। मज़ा आने वाला है खूब, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सके।